हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप सबों का स्वागत है एस एडुकेटर चैनल पर। मैं एज अ पॉलिटिकल एडुकेटर आपका क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की क्लासेस लेता हूं। तो चलिए, मैं आपको एक बात बताना था कि मेरा चैनल का नाम एस एडुकेटर है और मैंने इस चैनल के नाम से टेलीग्राम चैनल क्रिएट किया है आप सबों के लिए। इसको आप जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल से जुड़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव सेशन दिया जाएगा और आपको जो है क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, साप्ताहिक टेस्ट करवाई जाएगी। इसी के साथ ही आपको डाउट सॉल्व करवाया जाएगा और जो भी आपकी मतलब रिक्वायरमेंट्स होगी, जो भी आपकी ज़रूरत होगी, तो एज बोर्ड या एल्डर बोर्डन में आपका हर सपोर्ट करूँगा। मैं चाहता हूं कि मैं जो एक्सपीरियंस बोर्ड में दिया हूं वो आपको मैं शेयर करूं। तो चलिए हम अपना क्लास में स्टार्ट करते हैं। हम पॉलिटिकल साइंस के स्पेशली क्लासेस लेते हैं। इस चैनल में आपको जो भी यहाँ पढ़ाया जाएगा सब नोट्स प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप इस चैनल को जुड़िए और जो भी डाउट हो इस कमेंट कीजिए इस चैनल पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9229268063। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। मेरा नाम अंकित राज हुआ। तो इसको जुड़िए आप को जो भी फैसिलिटीज़ होंगी 6 महीनों में, क्योंकि आपका 6 मंथ से ज़्यादा समय बचा नहीं है, समय बहुत कम है और आपको पढ़ना ज़्यादा है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, हम यहाँ पर चैप्टर 3 पढ़ा रहे हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स की, जो समकालीन विश्व की राजनीति, मतलब समकालीन विश्व में अमेरिकी की जो वर्चस्व है उस पर हम पढ़ा रहे हैं। इस पर हम लगभग 2-3 सीरीज दे चुके हैं। ये लास्ट सीरीज होगा क्योंकि अब बस आपका 2 टॉपिक्स बचा हुआ, आज चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को जो आप इस चैप्टर को जो पहली बार देख रहे होंगे, इस वीडियो को आप पहले वाले वीडियोज़ देखिए। आपको यहाँ पर 3 चैप्टर्स कंटिन्यू पढ़ा दिया गया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए हम बात करते हैं जो अपना जो चैप्टर है उस पर आते हैं। हम पढ़ रहे थे समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। हमने आपको डिटेल से पढ़ाया कि वर्चस्व किसको कहता है, किस तरीके से राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रूप से अमेरिका का वर्चस्व पूरे विश्व में है। इसी के साथ ही किस तरीके से उसके वर्चस्व में अवरोध है। ये सारी चीज़ मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। आपको उसमें जनता की जो भागीदारी है उसको भी मैंने दिखाया। चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि हम जो है भारत और अमेरिका का आपस में क्या संबंध है। एक टॉपिक है, आप सबों का क्वेश्चन पूछ भी सकता है इस पर कि मतलब बताइए कि भारत और अमेरिका के बीच में कैसा संबंध है, संबंध की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। तो उसमें आपको सारा चीज़ डिटेल देना होता है। तो हम बात करते हैं कि भारत अमेरिका का संबंध इस दरमियान क्या था जब उसका वर्चस्व चरम पर था। चलिए हम बात करते हैं। देखिए हम यहाँ पर टॉपिक्स दे रहे हैं। एक भारत अमेरिकी संबंध। देखिए आप जानते हैं कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद यहाँ पर अंग्रेजी शासन पूरी तरीके से ख़त्म हो गई। यहाँ पर भारत का अपना शासन चालू हुआ। उसके बाद जो है आप उसी समय जानते हैं कि शीत युद्ध का दौर चल रहा था। भारत और सोवियत संघ 2 महाशक्ति थी तो पूरे विश्व में 2 महागुटों में बटा हुआ था। भारत उस समय ना दोनों गुटों के पूरी तरीके से पक्षधर नहीं था। वो गुट निरपेक्षता नीति को आगे बढ़ाया। इसी दरमियान आप देखेंगे कि हमारा जो संबंध है सोवियत संघ की तरफ ज़्यादा झुकाव था और हमारा जो अमेरिका के साथ संबंध था वो खट्टे मीठे संबंध थे, मतलब आप समझ सकते हैं कटु संबंध। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत जो है ना सोवियत संघ की तरफ था ना ही अमेरिका की तरफ था। तो उस समय था कि बहुत एक चैलेंज के रूप में था कि हम दोनों देशों से संबंध एक समान रूप से बना पाए। लेकिन
अमेरिका हमारे सोवियत संघ के संबंध को लेकर हमेशा शंकित रहता। तो वो चाहता था कि भारत जो है हमारी अर्थव्यवस्था को अपना ले, हमारे गुट में शामिल हो जाए। लेकिन भारत एक निष्पक्ष देश बना रहा, स्वतंत्र विदेश नीति से अपना कार्य करता रहा। तो इसी दरमियान उस समय तो भारत अमेरिका के संबंध उस तरीके के सही तो नहीं थे, बस मतलब खट्टे मीठे संबंध आप कह सकते हैं, खट्टे मीठे संबंध। हम बात करते हैं यहाँ पर कि जब आप देखेंगे कि 1971 में जब युद्ध हुआ भारत पाकिस्तान के समय, जब बांग्लादेश जो है आपका गठन हुआ, तो उस समय जो अमेरिका था भारत के जो पाकिस्तान था, पाकिस्तान की तरफ से वो भारत के विरोध में समर्थन दे रहा था। उसने हिंद महासागर में अपने विमान तो मतलब आप जहाज़ भेजे, उस पर विमान सवार थे। तो उसी समय भारत का सोवियत संघ के साथ 1971 का जो संधि हुआ, उसके तहत सोवियत संघ ने भारत की रक्षा की और भारत के युद्ध में सहायता की, इससे अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। तो उस समय के बाद से हम बात करेंगे कि 1974 का बात करते हैं। 16 अगस्त 1974 को आप जानते हैं कि पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ। ये चीज़ तो आप जानते हैं कि 1974 में जो है इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उस समय प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, जिसको बुध इस्माइल नाम दिया गया था। हालांकि ये जो परमाणु परीक्षण हुआ ये असफल हो गया था, मतलब सफल ना हो पाया, लेकिन इसने जो है पूरे विश्व में खास करके अमेरिका का ध्यान भारत के प्रति खींचा। जब ये इससे पहले जो है 1950 में जहांगीर होमी भाभा आप इनका नाम सुने होंगे या नहीं सुने होंगे, तो आपको इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि ये जहांगीर होमी भाभा जो थे, ये जब नेहरू जी का नीति था कि वो परमाणु को मतलब आदर्शवादी चीज़ नहीं मानते थे, मतलब वो परमाणु मिसाइल बनाने के लिए पक्षधर नहीं थे। तभी उस समय जहांगीर होमी भाभा 1940 के दशक में उन्होंने उन्होंने एक भारत अपना परमाणु परीक्षण बनाए, इसकी ज़रूरत और इसके परीक्षण के सुझाव प्रस्तुत किए थे। हालांकि बाद में जब 1950 में क्या किया गया, जहांगीर होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु विभाग का गठन किया गया। तो इसके बाद जो है कनाडा के सहयोग से जो आप पढ़े होंगे कि तारापुर जो परमाणु संयंत्र है, देखिए हमारा देश में जो है आज़ादी से पूर्व से भी जहांगीर होमी भाभा ने जो है परमाणु मिसाइल बनाने का एक सुझाव प्रस्तुत किया था, लेकिन उस समय तो हमारा देश मतलब स्वतंत्र ही हुआ था, तो उस समय ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन उसी कुछ समय बाद 1950 में जहांगीर होमी भाभा के नेतृत्व में परमाणु विभाग का गठन किया जाता है नेहरू के काल में। तो जब ये विभाग का गठन होता है तो धीरे धीरे हमारा देश जो है परमाणु को लेकर अपनी रणनीति को आगे बढ़ा रहा था। तो आगे जाके कनाडा के सहयोग से तारापुर परमाणु संयंत्र, जो भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र है और सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र, उसका गठन किया गया। इससे यहाँ से जो है भारत की परमाणु नीति बनाने में एक नई दिशा बही। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1974 में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ, जो कि असफल हो गया। लेकिन ये जो प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ ये तो असफल हुआ, लेकिन इससे हुआ क्या कि इससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 1963 में आपको मैंने बताया किस तरीके से परमाणु अप्रसार संधि हुई थी।
1995 में व्यापक अपरमाणु प्रशासन दिवस, जिस दोनों पर भारत ने क्या किया था कि मतलब पक्षपात का आरोप लगाया था कि यहाँ पर जो है जो 5 देश के पास आपका परमाणु है वही बना सकता है, दूसरा बना नहीं सकता। तो उस समय भारत ने जो है हस्ताक्षर से मना कर दिया। तो उस समय भी भारत का अमेरिका से संबंध में मतलब मोटापन आया। तो जब ये 1974 में भारत ने प्रथम परमाणु परीक्षण किया, उसके बाद अमेरिका का साथ ही अन्य देशों का जो है भारत के प्रति आलोचना, तीव्र प्रतिक्रिया। इसी के दरमियान जो है अमेरिका ने जब ये परमाणु परीक्षण हुआ तो उसी समय अमेरिका ने तीव्र प्रतिक्रिया कर भारत पर प्रतिबंध लगा दिया। मतलब क्या हुआ कि जब ये व्यापक परमाणु परीक्षण हुआ तो अमेरिका और साथ ही दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा गया। इससे दक्षिण एशिया का महत्वपूर्ण क्षेत्र था ये। तो उसको देखते हुए अमेरिका ने क्या किया कि इस पर कड़ी आलोचना की और भारत पर कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए, जिससे भारत को नुकसान हुई। तो जब ये जो प्रतिबंध लगा दिया गया उसके बाद भारत ने अपना मतलब जो है सोवियत संघ से अपना संबंध तो उसका था ही, तो उस समय उधर से सहयोग हो रहा था। तो जब 1998 में आप जानते हैं कि अटल वाजपेयी के काल में द्वितीय जो है परमाणु परीक्षण हुआ। जब ये द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ तो ये सफल हो गया। ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी जब यहाँ भारत के प्रधानमंत्री थे 1998 में, तब सेकेंड परमाणु परीक्षण किया गया जो सफल हुआ और भारत मतलब अपना परमाणु बनाने में सफल हो गया। भारत परमाणु संपन्न देश हुआ। काफ़ी संघर्षों के बाद 1950 से हमने परमाणु विभाग का गठन किया। उससे हम लोगों के द्वारा बार बार नीतियाँ बनाई जा रही थी हमारे अनुभवों के द्वारा। तो तब जाके 1998 में हम एक परमाणु संपन्न हुए। लेकिन जब ये परमाणु परीक्षण हुआ तो अमेरिका के साथ ही चीन से लेके जितने भी परमाणु संपन्न देश हैं उनका जो है एकाधिकार समाप्त हुआ, क्योंकि उनका तरफ से मानना था कि जो है हम 5 देश ही इस परमाणु को रख सकते हैं और कोई देश नहीं रख सकता। लेकिन यहाँ भारत ने यहाँ पर उस एकाधिकार को समाप्त किया, जिससे पूरे विश्व में जो है भारत का एक अलग परिदृश्य बना। और अमेरिका की उस समय भी काफ़ी आलोचना देखने को मिली, काफ़ी बौखलाहट देखने को मिली। और उसके बाद भारत पर उसने कई तरीके के प्रतिबंध लगा दिए। और आप जानते हैं कि 1999 में जो है पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण किया था, उस पर भी अमेरिका ने जो है प्रतिबंध लगा दिए। लेकिन जब प्रतिबंध लगा दिए थे तो उस समय भारत की स्थिति काफ़ी बेहतर हो गई थी। भारत की आर्थिक प्रगति को देखते हुए अमेरिका को जो ये प्रतिबंध लगाया गया इसको समाप्त कर दिया गया। तो कुछ ही सालों के बाद जो है अमेरिका भारत की तेज़ आर्थिक प्रगति को देखते हुए ये अपना परमाणु जो प्रतिबंध लगाया गया अमेरिका के द्वारा भारत पर, वो हटा दिया गया। और जो है मतलब दोनों के बीच में संबंध में थोड़ी सी मधुरता आने लगी। अमेरिका भारत से थोड़ा नज़दीकी बढ़ाने लगा, क्योंकि नज़दीकी बढ़ाने का कारण था कि दक्षिण एशिया का देश था। यहाँ पर 2 परमाणु संपन्न देश हो गए थे, एक भारत हो गया था, एक पाकिस्तान हो गया था, जिससे पूरे विश्व को लगता था कि अगर ये दोनों भीषण में युद्ध होगा तो विश्व का काफ़ी नुकसान होगा, दक्षिण एशिया के देशों का नुकसान होगा और एशिया में एक बड़ा फैक्टर नुकसान होगा। इस कारण से भारत का ध्यान जो है अमेरिका अपने संबंध सुधारने के लिए तैयार हुआ। धीरे धीरे दोनों में संबंध में मधुरता आई। तब जाके
इसी मधुरता को देखते हुए आगे जाके हम देखेंगे। जब सितंबर जो है, सितंबर 2006 में क्या होता है कि वियना में एक सम्मेलन होता है, वहाँ पर कई सारे देश मौजूद होते हैं। उसी समय भारत को परमाणु संपन्न देश घोषित किया जाता है। भारत को तब जो है यहाँ पर घोषित कर दिया जाता है कि भारत अब परमाणु संपन्न देश हो गया है, जो एक भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि के रूप में देखने को मिली। और इसी के साथ ही इसी के कुछ सालों के बाद जो है भारत और अमेरिका के बीच एक महत्वपूर्ण संधि होता है, जो एक ज्वलंत उदाहरण है भारत और अमेरिका के आपसी संबंध के। ठीक है, इस जो समझौता हुआ उसको भारत यूएसए नागरिक परमाणु समझौता कहा गया। परमाणु संपन्न समझौता, तो एक ट्रीटी हुई भारत और अमेरिका के बीच, इसको कहा गया कि मतलब भारत अमेरिका नागरिक परमाणु संपन्न समझौता। एक काफ़ी महत्वपूर्ण समझौता है, इस पर हम अब चर्चा करते हैं। होता क्या है कि ये समझौता के तहत भारत और अमेरिका के बीच में जो परमाणु का जो मतलब दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में ये पहला समझौता था। ये ऐसा देश के पास समझौता था जब 1963 में परमाणु अप्रसार संधि, 1995 में व्यापक अपरमाणु प्रसार संधि जैसे ट्रीटी हुई, वहाँ पर इसकी हस्ताक्षर नहीं था। यहाँ पर एक मजबूरी था कि भारत की आर्थिक प्रगति को देखते हुए इस समझौता अमेरिका के द्वारा किया गया। ये जो समझौता हुआ ये 2008 में हुआ। 2008 में जब अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश थे और भारत के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी थे। ये दो जो नेता थे, दोनों के बीच में ट्रीटी हुई। इस ट्रीटी के तहत भारत परमाणु संपन्न देश हुआ। संपन्न देश, साथ ही मतलब जो है लगभग भारत के समय उसमें 22 परमाणु क्षेत्र थे। उसमें IAEA एक मतलब ये संस्था है जो जो विश्व में परमाणु देशों के परमाणु मिसाइलों पर एक नियंत्रण रखती है और परमाणु गतिविधियों पर नज़र रखती है। तो ये एक संस्था है। इस संस्था में भारत के जो 14 संयंत्र थे परमाणु के, उस पर निगरानी इसी के साथ ही जो 8 परमाणु संयंत्र और बचे थे, 8 परमाणु क्षेत्रों को भारत सुरक्षा व शक्ति को देखते हुए शक्ति के लिए गुप्त रखा। तो इस समझौता में कहा गया कि भारत अपने 8 परमाणु क्षेत्रों को जो है भारत की सुरक्षा एवं सैन्य व्यवस्था को लेकर इस्तेमाल करेगी और जो 14 परमाणु संयंत्र है उस पर IAEA की निगरानी रहेगी। वो जो है मतलब ऊर्जा संयंत्र के रूप में काम करेगी। ये जो ट्रीटी हुई भारत अमेरिका के बीच में हुई, जो काफ़ी महत्वपूर्ण ट्रीटी हुई। इससे भारत पर जो है यहाँ से क्या हुआ कि भारत का परमाणु व्यापार आरंभ हुआ।
का वैश्विक होना, मतलब भारत का जो परमाणु संयंत्र था, तो परमाणु से सिर्फ मिसाइल ही नहीं बनती, उससे ऊर्जा भी निर्मित होती है। तो परमाणु का जो व्यापार है, तो परमाणु व्यापार जो विश्व में होती है, उसमें भारत का अपना हिस्सा, तो भारत का द्वार खुल गया। इससे भारत को काफ़ी आर्थिक प्रगति हुई और इससे ये एक महत्वपूर्ण ट्रीटी है जो मैंने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब एक टॉपिक आ रहा है, उसको हम कंप्लीट करते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि किस तरीके से भारत ने अपने परमाणु संपन्न होने में किस तरीके की कठिनाइयों का सामना किया और किस तरीके से संपन्न होने के बाद अपने आर्थिक प्रगति में उस परमाणु चीज़ों को सहायता प्रदान किया और अमेरिका से संबंध मजबूत किए। साथ ही हमारी सोवियत, मतलब आज की फ़िलहाल में जो रूस है, उसके साथ संबंध काफ़ी अच्छे हैं। दोनों देशों के पास संबंध अच्छे हैं, लेकिन अमेरिका की हाल फिलहाल की इस नीति को देखते हुए कुछ टैरिफ वार और ईरान अमेरिका की युद्ध को देखते हुए थोड़ी सी संबंध में दूरतापूर्ण आई है, जो एक थोड़ा सा नुकसान देखने को मिलता है। लेकिन अभी भी भारत की आर्थिक प्रगति काफ़ी बेहतर है। जीडीपी हमारी काफ़ी ग्रोथ कर रही है और हम जानते हैं कि हमारा जो ग्लोबल लेवल है 4 से 6 में आया है आर्थिक प्रगति को देखते हुए। लेकिन ये माइनर चीज़ें हैं, ये अमेरिका ईरान को युद्ध को लेकर नुकसान की ओर पड़, इसमें हम लोगों का संयम काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा। चलिए आगे की टॉपिक्स पर चलते हैं। अब मैंने पढ़ा दिया कि अमेरिका का वर्चस्व किस तरीके से, उसका अवरोध किस तरीके से, भारत अमेरिका का संबंध कैसा रहा, आज का संबंध कैसा, ये सारी चीज़ें मैंने बताया। अब एक टॉपिक्स और है कि अमेरिका का जो वर्चस्व है, अमेरिकी वर्चस्व से कैसे निपटा जाए, ये आज का टॉपिक्स है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि अमेरिका का जो वर्चस्व समकालीन विश्व में काफ़ी रूप से प्रभावित हो है। ये बात तो एक तथ्य सही है कि भारत अमेरिका की जो सैन्य शक्ति है उसका मुकाबला अभी के देशों में नहीं। देखिए, और जो है आप जानते हैं कि ब्रिक्स एक संगठन का नाम है जिसको अमेरिका की एक चुनौती के रूप में देखा जाता है। लेकिन इसमें एक कमजोरी यह है कि इसमें रूस, चीन और भारत 3 देश हैं, साथ ही ब्राज़ील हैं और साउथ अफ्रीका है। तो ये जो देश हैं, ये अगर एकजुट हुए तो अमेरिका को पूरी तरीके से चुनौती दी जा सकती है। हाल ही में इस बात को पुतिन भी इस बात को बोले हैं। लेकिन इसमें फैक्टर यह है कि भारत और चीन के बीच में एक विवाद चल रहा है, सीमा विवाद है, व्यापार विवाद है। साथ ही जो चीन का पाकिस्तान के साथ जो समर्थन, उसको लेकर भी इस ब्रिक्स में एकजुटता देखने को उस तरीके की नहीं मिल रही है। लेकिन भविष्य में प्रदर्शन है कि ये 3 देश जो हैं अमेरिका की चुनौती देने के लिए सक्षम हैं और सामर्थ्य है। लेकिन अभी इस बात को मानना होगा कि अमेरिका का जो सैन्य व्यवस्था है उसका मुकाबला अभी कोई देश नहीं कर सकता। इस बात को एक तथ्य है, इसको मानना पड़ेगा। देखिए, अमेरिकी वर्चस्व पर निपटा जाए, ये तो एक टॉपिक्स है, लेकिन इसमें कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, उस पर हम उस पर चर्चा करते हैं। पहला कहा गया है कि अमेरिका से अगर निपटा जाए, मतलब अमेरिकी वर्चस्व के चपेटे में हम ना आए, उसके लिए क्या है कि अमेरिका से संबंध से फ़ायदा उठाना। तो यहाँ इसके कहने का मतलब यह है कि हम जो देश हैं वो अमेरिका के साथ संबंध मधुर करें और उस संबंध मधुर को ध्यान में रखते हुए, मतलब अमेरिका की जो शक्ति ये है उसका उपयोग कर, उसके साझेदार होकर और उसके मतलब
आपसी संबंध को देखते हुए, आपसी समझौते से हम इस फ़ायदा को उठाएं और हम अपना आर्थिक विकास करें। ये एक तरीके से इसमें भारत भी शामिल है कि भारत अमेरिका के साथ अच्छा संबंध है, मैत्रीपूर्ण संबंध है, और उसको देखते हुए कई तरह के ट्रीटी हैं, कई तरह के निवेश है, प्रौद्योगिकी में निवेश है, जिससे भारत अपना आर्थिक प्रगति कर रहा है। ये पहला टॉपिक्स हो गया। दूसरा टॉपिक्स यह है कि जो है अमेरिका से अपने को छिपा लेना। इसे ये टॉपिक्स तो चलो एक तरह से माना जा सकता है कि अमेरिका का संबंध बनाकर उनके प्रौद्योगिकी का फ़ायदा उठाएं और अपना आर्थिक विकास करें। लेकिन ये कहा जाए कि अमेरिका से अपने आप को छिपा लेना, ये कहाँ का मायना। चलिए हम मान चलते हैं कि जो छोटे छोटे देश हैं वो एक तरीक़ा से मतलब उसके प्रभाव से छिप सकते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि भारत, रूस, चीन जैसे देश अमेरिका से छिप सकते हैं, विश्व से छिप सकते हैं? ऐसा तो मैंडेटरी ही नहीं बनता, क्योंकि ये सब महाशक्ति है, मतलब आने वाले भविष्य में महाशक्ति बनने जा रहे हैं। तो इनका जो आर्थिक प्रगति है वो अमेरिका से छिप नहीं सकता। तो ये जो है मतलब जो छोटे देश हैं, जो निम्न आर्थिक विकास अविकसित देश हैं, वो इस तरीक़ों को अपना सकते हैं, लेकिन ये तरीके एक तरीके से उस तरीके के प्रभाव नहीं दे पाएगी। तीसरा जो टॉपिक्स है हम उस पर चर्चा करते हैं। तीसरा टॉपिक्स है कि जो है अमेरिका से हम राज्येतर संस्थाएं, राज्येतर संस्थाएं का अर्थ यहाँ पर मैं बताता हूँ कि आप जानते हैं कि विश्व में एक संस्था, कई सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें यूएनओ एक प्रमुख संगठन है। आप सुने, आप इसके बाद एक चैप्टर में पढ़ाऊँगा सत्ता का वैकल्पिक केंद्र, उसमें पढ़िएगा किस तरीके से यूरोपीय संघ, आसियान जैसे संगठन हैं, जो ब्रिक्स जैसे संगठन हैं, इसे आप समझ सकते हैं कि यूरोपीय संघ, आसियान, यूएनओ में सुधार और ब्रिक्स, ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, अगर हम यहाँ पर अपने मजबूती को बनाएं, सभी देशों में यूनाइटेड आए, और जो इस यूरोपीय संघ के जो देश हैं एकजुट हों, ब्रिक्स के देश एकजुट हों, आसियान के देश एकजुट हों, यूएनओ में सुधार आए, सभी देशों की समान बातों को रखा जाए, सुरक्षा परिषद में जो है सुधार आए, मतलब अस्थाई सीटों को बढ़ाया जाए, अस्थाई सीटों को बढ़ाया जाए। तो इससे क्या होगा कि हम अमेरिकी के जो वर्चस्व उस पर हम लगाम लगा सकते हैं, विश्व बिरादरी में उसके मनमानी को रोक सकते हैं। जब हम मजबूत होंगे तो हम आत्मनिर्भर होंगे। हम अमेरिका से जब उसकी वस्तुओं का बहिष्कार करेंगे, उसके व्यापार को हम अवरोध करेंगे, तो उसका वर्चस्व ऑटोमेटिक रुकेगा। इस कारण से राज्येतर संस्था मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन को मजबूत करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें देशों के बीच में यूनाइटेड होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तभी आप अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। हाल में ब्रिक्स जो है इस पर काम कर रही है, यूरोपीय संघ भी एक तरह से मजबूत आर्थिक व्यवस्था, दूसरी आर्थिक व्यवस्था के रूप में काम कर रही है, जो आने वाले भविष्य में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकते हैं। 3 देश को आप देखिएगा जो एशिया के देश हैं, साथ ही रूस तो यूरोप में भी, भारत, रूस और चीन, ये 3 ऐसे देश हैं जो अमेरिकी वर्चस्व को भविष्य में व्यापक रूप से चुनौती दे सकते हैं। रूस चीन तो भाई डेवलप है कि भारत भी इस चीज़ में आगे बढ़ रहा है, जो एक अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, समकालीन विश्व की राजनीति में एक नया विकल्प के रूप में तैयार हो सकता है। तो ये थी आपकी तीसरी टॉपिक्स, जिसको इम्पोर्टेंट। चौथी टॉपिक्स है आपकी जो चौथा टॉपिक्स है वो ये है शक्ति संतुलन।
शक्ति संतुलन का मतलब यही होता है कि आप अपने मतलब आर्थिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से और राजनीतिक रूप से एक मजबूत दिशा की ओर एक नया विकल्प तैयार करें और अपनी सैन्य व्यवस्था को बढ़ाएं, अपनी शक्ति प्रदर्शन को बढ़ाएं, अपनी शक्ति को मजबूत करें। तब आप अमेरिका के वर्चस्व, मतलब जो है अमेरिकी वर्चस्व को आप चुनौती दे सकते हैं। जो इस तरीके का इम्पोर्टेंट फैक्ट है, शक्ति संतुलन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देशों के बीच में आपसी साझेदारी इम्पोर्टेंट है। भारत रूस का एक आपसी संबंध इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। इन सभी चीज़ों से आर्थिक आत्मनिर्भरता से बढ़ावा हो सकता है। इन सभी चीज़ों से जो है अमेरिकी वर्चस्व में निपट सकते हैं, उसको चुनौती दे सकते हैं, जो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा। तो आपका जो आपका तीसरा चैप्टर था समकालीन विश्व में अमेरिकी राजनीति, ये पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मैंने डिटेल्स बाय डिटेल सारी चीज़ों को बताया जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था, आपके बोर्ड के लेवल के लिए इम्पोर्टेंट था, आपके CUET के एग्जामिनेशन को लेकर इम्पोर्टेंट थे, आपके NCET एग्ज़ाम को लेकर इम्पोर्टेंट थे, जो मैंने आपको फैक्ट बताया। उम्मीद करते हैं आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आएगा। इस चैप्टर से रिलेटेड एवं इसके पहले वाली जो भी चैप्टर के रिलेटेड आपको जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़िए, आपको सारे इम्पोर्टेंट चीज़ दिए जाएंगे। और हम अगर कोई भी डाउट हो आप उसमें मैसेज करें, आपका रिप्लाई तुरंत विथिन 24 आवर के अंदर आपको मिल जाएगा। आपकी सारी चीज़ों को मैं हेल्प करूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है, आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हमारे चैनल से जुड़िए और आपको अपने तैयारी को आगे बढ़ाइए। जय हिंद, जय भारत।